Hi friends, I'm KB Gupta on KB Gupta Live. फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मेरा प्रमोशन असिस्टेंट जनरल मैनेजर होने के बाद मेरा मुंबई में ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन किन्हीं निजी कारणों की वजह से मैंने बैंक को रिक्वेस्ट किया कि मेरी ट्रांसफ़र मुंबई की बजाय दिल्ली कर दी जाए। आखिरकार बैंक ने मेरी रिक्वेस्ट मान ली और मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया। दिल्ली में मुझे सिटी बैंक ऑफिस CBO में पोस्टिंग दे दी गई। फ्रेंड्स, CBO की पोस्टिंग कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। जैसे लोगों को मालूम पड़ा कि मेरी CBO की पोस्टिंग हो गई है, उन्होंने मेरे साथ सिंपैथी करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह डाला दैट दिस इज़ एंड ऑफ योर कैरियर, और कई लोगों को लगने लगा दैट आई हैव गॉन आउट ऑफ फेवर ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। एनीवेज, मैं दिल्ली पहुंचा और CBO में ज्वाइन करने के लिए चला गया। जब मैंने CBO की हालत देखी तो मुझसे देखा ना गया। जगह जगह टूटे फूटे मॉनिटर्स, कीबोर्ड्स, वायर्स पड़ी हुई थी। डेस्क जो है बहुत अच्छे तरीके से नहीं थे। फ़र्श भी कोई अच्छा सा साफ़ नहीं था, और कभी कभी तो फ़र्श पे मैं किसी चूहे को दौड़ते हुए देख रहा था। ये सब देख के मुझे लगा कि अरे ये क्या हो गया। सफाई के मामले में जहाँ स्टाफ वालीज को हम 100 मार्क्स दे सकते थे, CBO को 10 मार्क्स देने में भी मुझे हेजिटेशन हो रहा था। पर मैं कर भी क्या सकता था? आई वॉज ए बेगर एंड आई कुडंट बी ए चूज़र। एनीवेज, काम की शुरुआत करनी थी। उस समय लगभग स्टाफ स्ट्रेंथ वाज अप्रॉक्सीमेटली 125। मैंने पूरे स्टाफ को हॉल में बुलाया और उन्हें एड्रेस करते हुए 3 बातें बोली। सबसे पहले मैंने उन्हें बोला कि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें एक दूसरे को ऐसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए जैसे कि वन ह्यूमन बीइंग शुड गिव रिस्पेक्ट टू अदर ह्यूमन बीइंग। डेजिग्नेशंस आर सेकेंडरी, ह्यूमैनिटी इज प्राइमरी। नंबर 2, फर्स्ट यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, then you take care of your family, and then you take care of bank, because bank is a strong, it was strong, it will remain strong whether we are there or not. Number 3, try to improve your performance by 5%. वहाँ पे लोग चेक्स की प्रोसेसिंग करते थे, तो मैंने उन्हें एग्जांपल देते हुए बोला कि अगर आप 300 कर रहे हैं तो 315 करने की कोशिश कीजिए। अगर आप 400 कर रहे हैं तो 420 करने की कोशिश कीजिए। मेरे इस फर्स्ट एड्रेस का स्टाफ के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहले तो उन्हें खुशी हुई कि एक ऐसा बॉस आया है जो कहता है कि अपना और अपनी फैमिली का ध्यान पहले रखिए और बैंक का बाद में। नहीं तो बॉसेस अक्सर यही कहते हैं, वी डैम केयर अबाउट यू एंड योर फैमिली, यू हैव टू डू द वर्क एंड यू आर बीइंग पेड फॉर इट। दूसरा, उन्हें लगा 5% तो कुछ भी नहीं है, वी कैन इंक्रीज लाइक एनीथिंग। इन बातों का यह असर हुआ कि मेरे 2 साल के टेन्योर में आई गॉट 100% कोऑपरेशन फ्रॉम माई स्टाफ मेंबर्स, और 5% इम्प्रूवमेंट करते करते देयर वर मैनी स्टाफ मेंबर्स हु कुड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस मोर देन 200% ड्यूरिंग दैट पीरियड। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जब मैंने CBO ज्वाइन किया था, स्टाफ स्ट्रेंथ वाज 125, and when I left CBO, staff strength was 99 only, और बीच के 2 साल में अप्रॉक्सीमेटली 25% काम भी बढ़ गया था। पर हम कम स्टाफ स्ट्रेंथ के बाद भी अच्छे से एफिशिएंटली काम कर रहे थे। उसका कारण था कि लोग धीरे धीरे 5% अपनी परफॉर्मेंस मंथ टू मंथ बढ़ाते जा रहे थे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा अपने काम में इम्प्रूवमेंट करें तो अल्टीमेटली आफ्टर ए पैसेज ऑफ टाइम it will become a big improvement. This is what happened practically in this case. जिस समय मैंने CBO ज्वाइन किया उस समय दिल्ली में चेक ट्रांसकेशन सिस्टम यानी कि CTS का पायलट चल रहा था। इसलिए मेरी ब्रांच में न केवल ऑफिस वर्क था बल्कि एक डाटा सेंटर भी था, एंड आई हैड टू मैनेज बोथ ब्रांच एज वेल एज द डाटा सेंटर। माइंड इट, डाटा सेंटर वाज to be managed like any other data center which is for the full bank, but by God's grace we were able to do that. Usually
दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे होती थी, लेकिन मैं सुबह 10 बजे आता था और रात को 8 बजे के बाद जब मेरा ऑफिसर मुझे कंफर्म कर देता था कि इनवर्ड क्लियरिंग की फ़ाइल रिजर्व बैंक से आ गई है और अपलोड हो गई है, तो उसके बाद ही मैं घर जाता था। एक दिन की बात है कि रात के लगभग 8 बजे थे और मेरा कंसर्न ऑफिसर दौड़ता दौड़ता आया और कहने लगा, सर जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से फ़ाइल आई थी वो गलती से इंजीनियर से डिलीट हो गई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप रिज़र्व बैंक से दोबारा मंगा लीजिए। ये बोले हमने ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो रिज़र्व बैंक वाले भी बोल रहे हैं कि हमारे पास दूसरी कॉपी नहीं होती। मुझे लगा तो अटपटा, पर क्या करूं। मैंने भी रिज़र्व बैंक के इंजीनियर से बात की और उन्होंने कहा हमारे पास कोई दूसरी कॉपी नहीं है। इसके बाद रात को 10 बजे मैं रिज़र्व बैंक के उस ऑफिस में गया जो कि मेरी बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में था और इंजीनियर से डिस्कशन किया। मैंने कहा आप तो टेक्निकल आदमी हैं, आप तो डिलीटेड आइटम को भी रिस्टोर कर सकते हैं, प्लीज़ क्रिएट फाइल फॉर मी सो दैट हमारा काम हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास कोई कॉपी नहीं है। फिर मैं वापस अपने ऑफिस आया और अपने इंजीनियर्स को बुला के बोला कि आईटी के अंदर डिलीटेड फाइल को रिस्टोर हम कर सकते हैं, आप कोशिश कीजिए। उन्होंने कहा सर हम कोशिश करते हैं। ये जनवरी का महीना चल रहा था और दिल्ली में उस समय भयंकर सर्दी पड़ती है और मैं ऑफिस में बैठा था। मेरे ऑफिसर और इंजीनियर्स भी कहने लगे कि सर आप घर चले जाइए, आपके बैठने से कुछ होता नहीं है, हम सिंसियरिटी से काम करेंगे। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, जब तक फाइल रिस्टोर नहीं होती तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। अल्टीमेटली रात के 1 बजे उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। उस फाइल को प्रोसेस करने के लिए मेरा स्टाफ सुबह 5 बजे आने वाला था, लेकिन अब रात के 1 बजे हम किसी को मैसेज भी नहीं दे सकते थे कि आप लेट आइए। मैंने कहा कोई बात नहीं, स्टाफ को सुबह 5 बजे आने दीजिए। मैंने मेरे चीफ मैनेजर जो कि सुबह 5 बजे आते थे उनको फ़ोन करके सारी पोजीशन बता दी और मैंने कहा कि आप आके स्टाफ को हैंडल कीजिएगा। चीफ मैनेजर ने बोला सर कोई बात नहीं। इसके बाद जब मैं घर जा रहा था तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि सुबह हमें जल्दी आना है, तुम कितने बजे आ सकते हो। तो ड्राइवर बोला सर आप जितने बजे बोलेंगे उतने बजे आ जाएंगे। मैंने बोला सुबह 9 बजे, तो बोला सर इतनी जल्दी तो नहीं आ सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं गाड़ी चला के खुद आ जाऊँगा। जब मैं सुबह 10 बजे ऑफिस पहुँचा तो सारा स्टाफ आ चुका था और खाली बैठा था। मैंने उन्हें हॉल में बताया, सारी पोजीशन से अवगत कराया और मैंने कहा कि आई एम सॉरी कि आपको काम ना होते हुए भी इतनी सर्दी में और कोहरे में आपको जल्दी बुलाना पड़ा, लेकिन मैं अभी रिज़र्व बैंक के ऑफिस जा रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि हमें कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाए। 10 बजे मैं रिज़र्व बैंक के ऑफिस में गया और वहाँ पे एक जीएम थी मिसिस नंदा दवे। मैंने उनसे डिस्कशन किया। उन्होंने तुरंत अपने डीजीएम को बुलाया एंड शी सेड कि देखिए गुप्ता जी एक अच्छे आदमी हैं, हमें इनको कोऑपरेट करना चाहिए। डीजीएम मुझे अपने साथ अपने कैबिन में ले गए और इंजीनियर्स को बुलाया और कहा कि किसी तरह भी फाइल रिकन्स्ट्रक्ट करके नहीं दीजिए। उनके सामने इंजीनियर्स कुछ नहीं बोले और करते करते 12 बजे तक हमें दोबारा से रिकन्स्ट्रक्टेड फाइल मिल गई। मेरा जो स्टाफ सुबह 5 बजे काम शुरू करके दोपहर में 2, 3, 4 बजे तक घर चला जाता था ताकि अगले दिन भी सुबह 5 बजे आ सकें, उन्होंने काम ही 12, 1 बजे शुरू किया। मैंने उन्हें कहा कि आई एम सॉरी मैं आपको ज़्यादा परेशानी दे रहा हूँ, लेकिन सब लोग कहने लगे सर हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और उन्होंने काम करना शुरू किया एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड वी कुड फिनिश द वर्क बाई 8 PM। मैंने सबका थैंक्स बोला। वे लोग रात को 8 बजे गए और अगले दिन सुबह 5 बजे फिर उसी सर्दी और कोहरे में ऑफिस आ गए। मैं उनकी डेडिकेशन देखकर गदगद हो गया। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि मुझे ब्रांच का प्रमाइसिस अच्छा नहीं लगा, तो मैंने आते ही एफर्ट शुरू कर दिए थे ताकि ब्रांच के प्रमाइसिस का रेनोवेशन शुरू कर दिया जाए। ब्रांच के प्रमाइसिस का रेनोवेशन भी शुरू हो गया था, लेकिन तुरंत तभी 2 साल के बाद मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली की एक और ब्रांच अशोक विहार में हो गया। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे सीबीओ छोड़ने के 3 महीने के बाद सारा काम फिनिश हो गया और आज वो ऑफिस बहुत ही सुंदर एयर कंडीशन लगता है और हमने उसका प्लानिंग भी ऐसे किया कि 25% लोग उधर ज़्यादा बैठ सकें। तो मुझे खुशी है कि जिस स्टाफ ने मुझे कोऑपरेट किया उस स्टाफ के लिए कुछ मैं सुविधाएं अवेलेबल करा सका। फ्रेंड्स,
मैंने अशोक विहार ब्रांच में ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब मैंने ब्रांच ज्वाइन की तो मैंने देखा कि ब्रांच का NPA 50% था, विच वॉज टू मच। लेकिन जब मैंने एनालाइज़ किया तो मैंने पाया कि हमारा एक बड़ा कस्टमर था, उसका अकाउंट NPA था, इस कारण से ब्रांच का 50% एडवांसेस NPA था। मैंने उस कस्टमर्स को बुलाया और बातचीत की तो वो कहने लगा मैं क्या करूं, बैंक ने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया, मुझे लोन लेट दिया, इस चक्कर में मेरा NPA हो गया। मैंने उससे बोला कि दोस्त ये हमारी पहली मीटिंग है, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम्स, और हम दोनों मिलकर आपके अकाउंट को NPA से बाहर निकालेंगे। धीरे धीरे उस इंसान के साथ मेरी दोस्ती होने लगी और जब मैंने उससे डिटेल में पूछा तो मुझे मालूम पड़ा कि उसने बैंक के अलावा बाहर प्राइवेट लोगों से लोन ले रखा था और उनको रिपे करने में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि वे लोग ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते थे बैंक से। मैंने उससे कहा कि ऐसे तो तुम सारी ज़िंदगी ही अपने लोन को नहीं चुका पाओगे। उसके पास दिल्ली के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी। मैंने कहा तुम 1 या 2 प्रॉपर्टी बेच डालो ताकि तुम कंफर्टेबल हो जाओ। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी और मुझे मेरे मुंह पे कहने लगा गुप्ता जी आप मेरी प्रॉपर्टीज़ बिकवाना चाहते हैं। मैंने कहा मैं शौक से नहीं बिकवाना चाहता। लेकिन वो 1-1.5 महीने बाद मेरे पास आया और कहने लगा कि मैंने 2 प्रॉपर्टीज़ बेच दी हैं और उनका सारा पैसा देकर प्राइवेट लोगों को चुका दूंगा और आपका भी NPA ठीक कर दूंगा। विद द ग्रेस ऑफ गॉड 6 महीने के बाद मेरी ब्रांच का NPA जो 50% था वो घटकर 1% रह गया। इस ब्रांच में मुझे एक और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुआ। मेरी ब्रांच में एक नए प्रोबेशनरी ऑफिसर ने ज्वाइन किया और काम करने लगा। लेकिन मैं अक्सर देखता था कि वो टॉयलेट के बाहर बहुत लंबे समय तक किसी से मोबाइल पे बातें करता था। एक्चुअली ब्रांच में CCTV लगे हुए थे और उनका स्क्रीन मेरे पास था मेरे कैबिन में, और उससे मुझे मालूम पड़ता था कि पूरी ब्रांच में कौन लोग क्या क्या कर रहे हैं। पर एक दिन तो हद हो गई। मैंने देखा कि वह टॉयलेट के बाहर 2 घंटे तक किसी से मोबाइल पे बात कर रहा था। दैट वाज टू मच फॉर मी। फिर मैंने बैंक के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जाके देखा कि उसने लॉग आउट किया हुआ है। मैंने शाम को 5 बजे उसको बुलाया और मैंने कहा मिस्टर पूरे दिन आपने क्या किया? उसने कहा सर बहुत सा काम किया। मैंने कहा क्या तुम मुझे गिना सकते हो नंबर 1 2 3 तो आपने क्या किया? वो बोला सर बहुत सा काम किया। फिर मैंने कहा मिस्टर you logged out of the system at 11:45 and you logged into the system at 4:25 p.m. Can you tell me how you passed the time in all these 4 hours? ये सुनकर तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे नहीं मालूम था कि एक AGM इतना भी देख सकता था। उसका शरीर पसीने पसीने हो गया और वो फंबल करने लगा और कहने लगा सॉरी सर मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। इस घटना से भी एक लीडरशिप लेसन मिलता है कि अगर बॉस को पता है हाउ टू टेक होल्ड ऑफ द एम्प्लॉयज़ तो एम्प्लॉयज़ कहीं आपको मिसगाइड नहीं कर सकते। खैर मुझे अशोक विहार ब्रांच में आए हुए अभी 6 महीने ही हुए थे और 2 डेवलपमेंट्स हो गई उसके बाद। एक तो ये था कि हमारे बैंक में मिस्टर SS मुंद्रा चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनकर आए थे। उन्होंने मेरा सेक्रेटरी टू बोर्ड और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी टू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का इंटरव्यू लिया और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। दूसरा मेरा प्रमोशन एज डिप्टी जनरल मैनेजर हो गया। कुल मिलाकर उस ब्रांच में मेरा टेन्योर सिर्फ 9 मंथ्स का था, लेकिन मुझे खुशी थी कि उस ब्रांच में मैं NPA को 50% से 1% कर सका। फिर एक दिन आया कि मुझे कॉर्पोरेट ऑफिस में एज DGM इन द ऑफिस ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का मेरा ट्रांसफ़र हो गया। अब बॉम्बे जाना तय था। मैं भी खुश था, मेरी फैमिली भी खुश थी, मेरी वाइफ भी खुश थी कि हमें दोबारा कॉर्पोरेट ऑफिस में जाने का मौका मिल रहा है और वो भी बेटर पोजीशन में। तो कॉर्पोरेट ऑफिस पहुंचने के बाद, सेक्रेटरी टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनने के बाद और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी टू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के बाद मेरे क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यस,
Please press like and share button and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. Thank you.